हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जर्नल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। दिसंबर 2023 के लिए ऑलरेडी फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा विद फ्री पीडीएफ नोट्स जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। डेली क्विज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पे सारा आपको थ्योरेटिकल मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल जिस पे क्लासेस कंडक्ट होते हैं। सो इन शॉर्ट ये दोनों चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। आपका प्रेपरेशन 101% जेआरएफ के टारगेट के साथ करवाई जा रही है। सो आज जैसे कि आपको पता है, आज हमारे पेपर 1 की क्लास है यानी जर्नल पेपर की। इसमें आज हम अपने यूनिट नंबर 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी न्यू यूनिट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली इसमें अगर मैं आपको एक बार सिलेबस का ओवरव्यू दूं तो इसमें सबसे पहले हम जर्नल एब्रीविएशन है, टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है आईसीटी में, बेसिक्स क्या इंटरनेट के, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हायर एजुकेशन में लिए गए हैं, और आईसीटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी यूनिट। 192 पेज के अराउंड आईसीटी का। देखो इसकी टर्मिनोलॉजी ना बहुत वास्ट है, सो सारी अब हम डिटेल में करेंगे। यहाँ से ये देखो, यहाँ से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो जो आईसीटी जिसे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें बहुत सारी एब्रीविएशंस और टर्मिनोलॉजी यूज होती है। देखो जब आपने इस यूनिट को करना है, सबसे पहले तो आपको टर्मिनोलॉजी और एब्रीविएशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम सारी फुल फॉर्म यूज़ नहीं करते। आईसीटी में एब्रीविएशंस बहुत यूज़ होती हैं, सो उनसे ही हमारा यूजीसी का सिलेबस भी स्टार्ट होता है और हमारी क्लास भी वहीं से स्टार्ट होगी। सबसे पहले आता है तो आईसीटी, जो आपकी यूनिट का नाम है। देखो आईसीटी की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। अब जो ये टर्म आईसीटी है, बेसिकली ये इंटीग्रेशन है टेलीकम्युनिकेशंस की, कंप्यूटर की, और जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मतलब जो आपके टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, यहाँ जो आपका कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी, जब आप इनको इकट्ठा कर देते हो, इंटीग्रेट कर देते हो, ताकि आप स्टोर कर पाओ इन्फॉर्मेशन को, टाइम आने पर उसको रिट्रीव कर पाओ, उसको किसी दूसरे बंदे को ट्रांसमिट कर पाओ, या उसको मैनिपुलेट करके उसमें चेंजेस ला सको। सो ये जो एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है आईसीटी, इसमें बेसिकली इंटीग्रेशन हो जाती है हर एक टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है, जिनको हम यूज करके इंफॉर्मेशन को स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट और मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आईटी क्या होता है। देखो आईटी की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको बेसिकली यूज किया जाता है, यानी आप ये कह सकते हो ये यूज, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट है कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होती है। मतलब आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप जो आपके कंप्यूटर सिस्टम है उनका यूज़ करके उनमें डेवलपमेंट्स करते हो, न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेट करते हो, मैनेजमेंट करते हो सॉफ्टवेयर्स की, नेटवर्क्स की, और इन सभी चीज़ों के थ्रू आप प्रोसेसिंग करते हो। अब यहाँ पे एक वर्ड सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ। देखो सॉफ्टवेयर का मतलब है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी ये वो इंस्ट्रक्शंस का गठन है, उन कलेक्शन है जो एक कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने करना क्या है। वेब ब्राउजर, कंपाइलर और डिवाइस ड्राइवर, ये सारे ना एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर की जो पेपर में पूछी गई हैं। ठीक है, अब अडोब क्या है? देखो अडोब अडोब कह लो या अडोबी कह लो, ये एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स डेवलप करती है। बेसिकली अगर मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स बताऊं तो फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, एक्रोबैट रीडर हो गया, जिससे आप पीडीएफ्स को रीड करते हो। आगे आता है आईएसपी, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी अगेन एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी जो आपके घर में कनेक्शंस लगाते हैं ना, जो कंपनी के कनेक्शन लगते हैं उसे हम आईएसपी कह देते हैं। अब ये आपके इंडिविजुअल्स के घर में कनेक्शन लगाएंगे, बिजनेसेस में भी लगाएंगे, और जितने भी एंटिटीज होगी। नेक्स्ट आता है लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। अब जो ये लैन है, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कवर करता है एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब लैन बीइंग अ नेटवर्क बहुत कम एरिया को कवर अप करेगा। जैसे मान लो एक ही ऑफिस की बिल्डिंग या एक कैंपस लगा लो। आगे आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये अगेन नेटवर्क है, अब ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। लैन स्मॉल एरिया को, ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, वैन वाइड एरिया को कवर करता है। बेसिकली इसमें आप मल्टीपल लैन्स को कनेक्ट करते हो दूसरे नेटवर्क्स के साथ। नेक्स्ट आता है वीपीएन, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब जो ये वीपीएन होता है ना, ये एक सिक्योर कनेक्शन है, ये कहीं ना कहीं यूजर्स को अलाउ करता है कि वो प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। मतलब देखो प्राइवेट नेटवर्क के आपके इन्फॉर्मेशन स्टील नहीं होती। पब्लिक नेटवर्क में कहीं ना कहीं आपको डर रहता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील ना हो जाए, आप हैकिंग ना हो जाए आपके डिवाइस की। सो जब आप वीपीएन के थ्रू एक्सेस करते हो तब आपको प्राइवेट नेटवर्क का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है
WLAN क्या होता है? देखो WLAN है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी WLAN एक ऐसा वायरलेस नेटवर्क है जो अलाउ करता है डिवाइसेस को कि वो कनेक्ट कर सकते हैं LAN के साथ विदाउट एनी फिजिकल केबल्स। मतलब जो डिवाइसेस हैं वो LAN के साथ तो कनेक्ट करेंगे, बट अब वो कनेक्शन के लिए फिजिकल केबल्स की जरूरत है, वो वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं। अब कुछ नेटवर्क कंपोनेंट्स आते हैं, वैसे ये हम इसमें से कुछ कर चुके हैं, कुछ और देखते हैं। देखो जो WLAN है, जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक वायरलेस नेटवर्क है जो बहुत लिमिटेड एरिया कवर करता है, जैसे होम हो गया, ऑफिस हो गया, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कैंपस हो गया। अब जो हब है, हब डज नॉट सेंड इनकमिंग डाटा पैकेट्स टू करेक्ट डिवाइस ऑन एन नेटवर्क। जो हब्स होते हैं ना, वो कोई इनकमिंग जो उनके वो सेंड नहीं करते, जो उनके पास इनकमिंग डाटा पैकेट्स आते हैं वो टू करेक्ट डिवाइस ऑन एन नेटवर्क। बेसिकली जो हब्स होते हैं ये ऑपरेट करते हैं फिजिकल लेयर पे नेटवर्क की, और इनका सिंपली मुद्दा यही है, इनका काम यही है कि इन्होंने जो इनकमिंग डाटा पैकेट्स है ना, मतलब जो उनको देखो, जब डाटा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जब उसकी स्ट्रीम बनते हैं, उसको डाटा पैकेट्स के नाम से जानते हैं। अब जो हब का काम है, हब में अब देखो अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, हब में अब पीछे से जो डाटा पैकेट्स इनकमिंग है, जो उसकी स्ट्रीम आ रही है, उसका काम है उसने उन सभी को स्प्रेड कर देना, जितने भी हब के साथ डाटा कनेक्टेड डिवाइसेस है, यानी वो किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को नहीं भेजता, वो सभी डिवाइसेस जो उसके साथ कनेक्टेड उनको डाटा पैकेट्स आगे सेंड कर देता है। अब जो IP एड्रेस है, बेसिकली ये असाइन किया जाता है डायनामिकली बाय अ नेटवर्क DHCP, यानी जिसकी फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। देखो जो IP एड्रेसेस होते हैं ना, ये आपके हर चीज़ के, यानी जो आपका डिवाइस ओवर इंटरनेट काम करता है उसका IP एड्रेस होता है। बेसिकली इनको डायनामिकली असाइन किया जाता है, जो नेटवर्क का DHCP होता है, यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है सर्वर, या इनको कई बार मैनुअली भी कन्फिगर कर दिया जाता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। बेसिकली जो IP एड्रेस है, इनका असाइन इस कारण नहीं किया जाता कि टू अ डिवाइस एट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जब एक डिवाइस बन रहा है, यानी कोई भी आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जब वो बन रहा है, या आपका फोन है, तब उसको IP एड्रेस नहीं असाइन किया जाता। जब वो चलेगा, जब उसके साथ कनेक्शन होगा, तब उसको IP एड्रेस असाइन किया जाता है। अब आगे आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। देखो ये इंडीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक डिवाइस को अलाउ करता है कि वो कनेक्ट कर सके थ्रू नेटवर्क, यानी आपका जब भी कोई भी डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है ना, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC के थ्रू ही करता है। बेसिकली जो NIC है, ये हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो ये डिवाइसेस को अलाउ करते हैं कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक नेटवर्क के ऊपर बाय प्रोवाइडिंग फिजिकल कनेक्शन, यानी उनको एक फिजिकल कनेक्शन मिल जाता है, एंड वो जो आपके नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं उनको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। अब आगे आता है रूटर्स इंस्पेक्ट डाटा पैकेट्स रिसीव्ड ओवर द इंटरनेट। देखो जो राउटर्स होते हैं, जो आपको ओवर द इंटरनेट डाटा पैकेट्स आते हैं, वो उनको इंस्पेक्ट करता है। बेसिकली जो रूटर्स है ना, ये नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में। अब ये जो फॉरवर्डिंग होंगे ना, जो इसके बेसिस होंगे वो होगा IP एड्रेस, यानी ये एग्जामिन करेंगे क्या आपका डेस्टिनेशन IP एड्रेस है, कहाँ पे डाटा पैकेट्स को भेजना है, जो इनकमिंग पैकेट्स उसके पास रूटर के पास आ रहे हैं, और ये डिटरमाइन करेंगे कि फॉरवर्डिंग के लिए अप्रोप्रिएट पाथ कौन सा चुनना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है IP, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो जो IP है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं कि जो आपका डाटा है उसका फॉर्मेट का, मतलब उसका क्या, जो उसका फॉर्मेट है या जो उसकी ट्रांसमिशन है, उसको गवर्न किस तरीके से करना है। मतलब ये वो रूल्स हैं जो बताएंगे कि आप कैसे डाटा के फॉर्मेट को और किस तरीके से आपने ट्रांसमिट उसको करना, उस चीज़ को देखोगे इंटरनेट के ऊपर या कोई भी इसके अलावा कोई नेटवर्क है उसके ऊपर। ठीक है, आगे एक लाइन आई थी, वो कह रहे हैं एवरी टाइम अ डिवाइस कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क इट इज गिवन एन IP एड्रेस। ये ऑब्वियस बात, देखो जब जब कोई भी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा, उसके पास एक इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस होगा ही होगा। अब वो क्या कह रहे हैं, डिवाइसेस दैट नेवर डिस्कनेक्ट रिटेन द सेम IP एड्रेस। जो डिवाइसेस कभी भी इंटरनेट से डिस्कनेक्ट नहीं होते नेटवर्क से, उनका हमेशा जो IP एड्रेस है वो सेम रहता है। देखो जो IP एड्रेस होते हैं ना, बेसिकली इसको नेटवर्क रूटर असाइन करता है। सो ये चेंज होता है जब अगर आप डिवाइस को रीबूट कर दो, या आपका जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है आपने सेटिंग्स को ही चेंज किया, तब ये रीबूट यानी ये चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है TCP और IP। देखो TCP को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP मैंने आपको बता दिया इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये ना इकट्ठा स्यूट है दोनों का, जब ये कॉम्बिनेशन में आते हैं तब हम उसको स्यूट कह देते हैं। अब ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का स्यूट है जो इनेबल करता है कनेक्शन कैसे बिठाया जाएगा, और कंप्यूटर आपस में, जो कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क वर्क कर रहे हैं, वो आपस में डाटा को किस तरीके से एक्सचेंज करेंगे, वो सब कुछ हमें TCP और IP बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं HTTP। देखो HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ये वो प्रोटोकॉल है जिसको यूज किया जाता है वेब पेजेस को या अदर रिसोर्सेज को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट आते हैं HTTPS,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब ये HTTP का सिक्योर वर्जन है, यानी जो डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है जब उसको वेब ब्राउजर और वेबसाइट के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। मतलब इंक्रिप्शन होगी तो सिक्योरिटी इंटेग्रिटी बन जाएगी। आगे आता है DNS, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। जो DNS है ना, ये ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसलेट करता है जो डोमेन नेम्स है उनको IP एड्रेसेस में, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे यूजर्स को अलाउ हो जाएगा, वो एक्सेस कर पाएंगे वेबसाइट को कि वो ह्यूमन रीडेबल नेम्स बन जाएंगे। देखो अब जो आपके IP एड्रेस, जो आपके डोमेन नेम्स है वो तो ह्यूमन रीडेबल नहीं होते, सो ये उनको ट्रांसलेट कर देता है IP एड्रेसेस को जिनको इजिली ह्यूमंस पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट आता है URL। देखो URL दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये वो एड्रेस है जिसे यूज किया जाता है रिसोर्सेज को लोकेट करने के लिए। अब जैसे आपके वेब पेजेस कैसे फाइंड करने इंटरनेट के ऊपर, वो आप URL से फाइंड कर सकते हो। URL इन शॉर्ट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एक तरीके का ना वेब एड्रेस है जो स्पेसिफाई करता है लोकेशन क्या है रिसोर्स की, यानी जो रिसोर्स आप ढूंढ रहे हो उसकी लोकेशन क्या है इंटरनेट के ऊपर। अब जो ये URL है इसमें टिपिकली अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इसमें प्रोटोकॉल होगा, डोमेन नेम होगा, IP एड्रेस होगा सर्वर का, इवन पाथ भी होगा जो एक स्पेसिफिक होगा रिसोर्स के लिए, ठीक है। जो न्यूमेरिकल ID होती है ना हर एक डिवाइस की इंटरनेट के, उसको हम बेसिकली IP एड्रेस के नाम से जानते हैं। यानी IP एड्रेस को एक और चीज कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल ID फॉर ईच डिवाइस। अगर आपको पूछे मैक एड्रेस, देखो जैसे IP एड्रेस होता है ना वैसे मैक एड्रेस होता है। अब ये यूनिक ID है आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC के लिए, ठीक है। ये पेपर में आपको लिस्ट में मैचिंग में क्वेश्चन आया था। अब आगे आता है मैक एड्रेस को और डिटेल में करते हैं। देखो जो मैक एड्रेस है ना, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है जिसको असाइन किया जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे, या आप नेटवर्क अडेप्टर को भी कह सकते हो। सो ये बेसिकली एक हार्डवेयर एड्रेस है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करके बनाता है, जो नेटवर्क के साथ डिवाइस कनेक्टेड उस डिवाइस को ये यूनिकली आइडेंटिफाई करके आपको बता देगा। यानी जो मैक एड्रेसेस होते हैं ना, इसको मैन्युफैक्चरर असाइन करेगा। देखो जो आपके IP है उसको राउटर है या आपका जो आपका DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है वो असाइन करेगा। अब जो आपके मैक एड्रेसेस है इनको आपका मैन्युफैक्चरर असाइन करेगा और ये फर्मवेयर में स्टोर हो जाते हैं जो आपका नेटवर्क डिवाइस होगा। अब बेसिकली जो मैक एड्रेसेस है ना, ये 6 ग्रुप्स में होते हैं, यानी 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होंगे जिनको सेपरेट किया जाएगा कॉलम्स और हाइफन्स के थ्रू। यानी ये आपको एक ऐसा तरीका प्रोवाइड करते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डिफरेंट जो आपके डिवाइसेस आपके लोकल नेटवर्क पे है उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हो, जिससे अलाउ हो जाएगा कि जो डाटा ना वो रूट सही हो, डिलीवर्ड टू एप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन, ठीक है। अब कुछ अगेन और टर्म्स हैं, जैसे उनके लिए क्या वर्ड, देखो अगर तो आप इंटरनेट का यूज करते हो फोन कॉल्स करने के लिए तो तब उसका VoIP कहते हैं, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और अगर आप टेक्स्ट को यूज करते हो वेब ब्राउजर्स के थ्रू, जो आप लोकेट करना चाहते हो एक वेब एड्रेस इंटरनेट की तरफ, तब आप URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का यूज करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो जो ये ना, ये प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे एप्पल ने डेवलप किया था। मतलब जो एप्पल का अपने नाम में जो सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग OS है उसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है उसका। बेसिकली इसको स्पेसिफिकली फॉर द मैसिंटोश लाइन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी जो उनकी मैसिंटोश लाइन ऑफ कंप्यूटर्स थी ना जो एप्पल ने डेवलप की थी, उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसे मैक OS के नाम से जानते हैं, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस्ड है। इसे बेसिकली इसका ज़्यादातर जानने का कारण ये एक तो इसका जो इंटरफेस है बड़ा यूजर फ्रेंडली है, दूसरा ये सिस्टम बड़ा स्टेबल है। अब जो विंडोज है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, और ये बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्ल्ड में। जो विंडोज है ये DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। और ये क्यों जाना जाता है, इसकी कंपैटिबिलिटी के कारण और जो इसकी वाइड रेंज है सॉफ्टवेयर की उसके कारण। लिनक्स है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। इसे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के कारण जाना जाता है, ठीक है। आगे आता है HTML। देखो HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML है ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज जिसको यूज किया जाता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, यानी इंटरनेट पे कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। बीइंग अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिसे आप यूज करते हो HTML डॉक्यूमेंट्स या रिसोर्सेज जो आपके वेब सर्वर्स पे अवेलेबल है उनको फेच करने के लिए। यानी अगर जो ये अंडरलाइन प्रोटोकॉल है इसको यूज किया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में। अब जो ये आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये बीइंग अ मार्कअप लैंग्वेज, इवन आप इसको वेब पेजेस के करने के लिए, ये मैं आपको बता चुका हूं, क्रिएट करने के लिए यूज करते हो। इन शॉर्ट ये ना सिंपल वे में सेट ऑफ रूल्स है जो आपने किस तरीके से वेब पेजेस को स्ट्रक्चर करना है और किस तरीके से वो वेब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होंगे उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। आगे आता है CSS, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब जो ये आपका CSS है, ये एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसको यूज करोगे आप डिस्क्राइब करने के लिए
प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग क्या होगी जो आपके HTML डॉक्यूमेंट्स आप बना रही हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जावास्क्रिप्ट आता है, अगेन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कॉमनली यूज किया जाता है इंटरेक्टिव फीचर्स को क्रिएट करने के लिए, और या जो आप वेबसाइट्स पे डायनामिक कंटेंट देखते हो ना वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट आता है XML, ये एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। बीइंग अ मार्कअप लैंग्वेज ये डिफाइन करती है क्या रूल्स होंगे जो आपने डॉक्यूमेंट्स को इनकोड करना है एक ऐसे फॉर्मेट में जो ह्यूमन रीडेबल हो और मशीन रीडेबल हो, ठीक है। आगे आता है API, जो एक आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। जो API है ये भी सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल्स है जो अलाउ करता है अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आगे आता है SQL, ये एक आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज किया जाता है रिलेशनल जो आपके डाटाबेसेस है उनको मैनेज करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है CRM, जो आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। ये वो प्रैक्टिस, स्ट्रेटेजीज और टेक्नोलॉजी जो कंपनीज यूज करते हैं ताकि जो उनकी कस्टमर के साथ इंटरेक्शंस हो रही हैं, एक यहाँ जो उनका डाटा है कस्टमर के लाइफ साइकिल के थ्रू जो उन्होंने कलेक्ट किया उसको मैनेज करने के लिए और उसको अच्छे से एनालाइज करने के लिए, ठीक है। आगे आता है ERP, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब जो ये आपका ERP है ना, ये भी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो इंटीग्रेट करता है अलग अलग जो आपके बिजनेस फंक्शंस और प्रोसेसेस है जैसे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, उन सभी को एक सिंगल सिस्टम में इंटीग्रेट कर देता है। नेक्स्ट आता है BI, जो बिजनेस इंटेलिजेंस है। इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस को इनक्लास किया जाता है, मतलब आप अलग अलग टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस को यूज करते हो कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और बिजनेस डाटा को प्रेजेंट करने के लिए ताकि आप अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को सपोर्ट दे पाओ। नेक्स्ट आता है IoT, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो IoT है बेसिकली ये नेटवर्क है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का जो एक जो एम्बेडेड है विद सेंसर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी, जो चीज़ कहीं ना कहीं इनेबल करती है कि डाटा को अच्छे से कलेक्ट और एक्सचेंज किया जा सके। मतलब इन शॉर्ट यानी जितना आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का नेटवर्क है, मतलब जितने आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जब वो इकट्ठे एक नेटवर्क में कनेक्टेड है उनमें सेंसर्स भी होंगे, सॉफ्टवेयर्स भी होंगे, कनेक्टिविटी हो, यानी ये सारी चीज़ें इकट्ठा मिलके आपको अलाउ करती है कि आप डाटा को कलेक्ट कर सको और एक्सचेंज कर सको। इसकी ना एक रिगार्डिंग रीजन आई थी, रीजन क्या कह रही थी, जो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है जो कैपेबल है कि वो न्यूमरस एरियाज ऑफ अवर, जितने भी हमारे एरियाज हैं लाइफ के उसको ट्रांसफॉर्म कर सकती है। रीजन क्या गया था, कहते हैं कोई ऐसा इशू सिक्योरिटी का, कंपैटिबिलिटी का और डाटा प्राइवेसी का नहीं है जो IoT के साथ एसोसिएटेड है। देखो जो असर्शन थी वो तो बिल्कुल ठीक थी, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है IoT है ये इंडीड रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, अभी भी इसकी डेवलपमेंट्स इसमें हो रही है क्योंकि इसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है ना कि जितने भी हमारे वेरियस एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के उसको रेवोल्यूशनाइज करके एक अलग ही लेवल के लेके जा सकती है। इसमें होम ऑटोमेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत अलग अलग फील्ड्स का इनकम्पास हो जाते हैं। बट जो रीजन दिया गया था वो गलत था क्योंकि जो IoT है ना वो उसमें इतने सिग्निफिकेंट कंसर्न्स है ना सिक्योरिटी, कंपैटिबिलिटी और डाटा प्राइवेसी से रिगार्डेड कि उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जो IoT है वो डिवाइस, जो IoT जितने भी डिवाइसेस हैं वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, सो कहीं ना कहीं रिस्क बना रहता है कि डाटा ब्रीचेस हो सकते हैं, कोई बंदा अनऑथराइजली एक्सेस ले सकता है डाटा का, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस में, प्रोटोकॉल्स में। सो आपको कहीं ना कहीं प्राइवेसी सेफगार्ड्स को इंश्योर करना पड़ेगा जो यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे। नेक्स्ट आके हमारे पास आता है AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो जो AI है ये ऐसा फील्ड है कंप्यूटर साइंस का जिसका मेन फोकस है कि आप इंटेलिजेंट मशीन्स को, सिस्टम्स को डेवलप करो जो अपने आप कैपेबल है, अलग अलग टास्क वो परफॉर्म कर सकते हैं और उनको ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, ठीक है। आगे आता है ML, दैट इज मशीन लर्निंग। जो ML है ये कहीं ना कहीं सबसेट है AI का जिसमें आप डेवलपमेंट करते हो एल्गोरिथम्स की, मॉडल्स की, जो कंप्यूटर्स को अलाउ करते हैं कि वो अलग अलग चीज़ें सीखें, प्रेडिक्शंस करें, डिसीजंस दें जो डाटा उनको दिया उनके बेसिस पे विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट OCR, दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके स्कैन या फोटोग्राफ इमेजेस होते हैं ना ये उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है और वो एक मशीन रीडेबल टेक्स्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जो ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये एक ऐसा विजुअल इंटरफेस है जो अलाउ करता है यूजर्स को कि वो इंटरेक्ट कर सकते हैं विद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे थ्रू ग्राफिकल एलिमेंट जैसे विंडोज हो गया, बटन्स हो गया, मेन्यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आके आपके पास CMS, दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो ये CMS है ये भी अगेन एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है या आप ये कह सकते हैं ये टूल्स का सेट है जिसको यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और पब्लिश करने के लिए। जो डिजिटल कंटेंट आप बना रही हो वो वेबसाइट्स पे उसको कैसे करना है, ठीक है। HTML मैं आपको बता चुका। अब जो HTML5 है ये बेसिकली लेटेस्ट वर्जन है HTML स्टैंडर्ड का। इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स को, इंप्रूवमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि एक रिच मल्टीमीडिया वेब कंटेंट क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट आता है SaaS,
ये है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जो SaaS है ये ऐसा सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल है जिसमें जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो इंटरनेट के ऊपर ही आपको मिल जाएंगे, यानी आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, यानी आप पैसे जो सब्सक्राइब करो वो आपको सर्विसेज मिल जाएंगे, यानी आपको अपने डिवाइस पे या कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पास, जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप डेवलप, टेस्ट और डिप्लॉय कर सकते हैं एप्लीकेशन को विदाउट नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, मतलब बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के एप्लीकेशंस को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है IaaS, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब ये अगेन एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जो आपको वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, इंटरनेट के ऊपर। अब नेटवर्किंग इंजीनियर का एक टॉपिक आता है, वो क्या है? देखो, जो नेटवर्किंग इंजीनियर है ये रिस्पॉन्सिबल है जो आपके नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है उसको किस तरीके से मैनेज करना, उसको किस तरीके से मेंटेन करना, उसके लिए नेटवर्किंग इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल है। और जो आपकी वाइड एरिया कनेक्टिविटी है उसको किस तरीके से मैनेज करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए भी नेटवर्किंग इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल है। इसमें बेसिकली वो टास्क आ जाते हैं जैसे नेटवर्क का डिजाइन क्या होगा, उसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो ट्रबल शूट कैसे करना है, ताकि जो एट द एंड इंश्योर किया जा सके स्मूथ ऑपरेशन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का। नेक्स्ट आता है बियॉर्ड, दैट इज ब्रिंग योर ओन डिवाइस। अब जो ये बियॉर्ड है ये ऐसी पॉलिसी है जो एम्प्लॉयज को अलाउ करते हैं कि वो अपने पर्सनल डिवाइसेस को, जैसे उनके स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स या लैपटॉप्स, वो वर्क पर्पसेस के लिए उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है CDN, दैट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जो ये CDN है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है सर्वर्स का, जिसमें आप वेब कंटेंट को डिलीवर करते हो, जैसे इमेजेस, वीडियोस, फाइल्स, जो यूजर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन क्या उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इससे क्या होगा, जब आप कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को यूज करते हो बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, इससे एक तो लेटेंसी रिड्यूस हो जाती है, इससे परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज हो जाती है। अब आगे आता है UI, दैट इज यूजर इंटरफेस। अब जो UI है, जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कह लो या अकेला यूजर इंटरफेस कह लो, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यानी जो आपका UI है बेसिकली ये विजुअल एलिमेंट्स हैं, कंट्रोल्स हैं या इंटरेक्शंस हैं जो चीज यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते, इस तरीके से करेंगे। अब जो UX है दैट इज यूजर एक्सपीरियंस। अब UX में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यानी इसमें सारा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, सेटिस्फेक्शन एक यूजर की जब वो एक प्रोडक्ट या सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसको क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन क्या, उसका एक्सपीरियंस, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। इसमें ऐसे फैक्टर्स आते हैं जैसे ईज ऑफ यूज कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, या एंजॉयमेंट कितनी हो रही है। आगे आता है एजाइल। एजाइल एक इटरेटिव अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जिसका मेन एम्फोसिस है कोलैबोरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। यानी जो एजाइल क्या है, ये ऐसी अप्रोच है जिसमें जब आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो ना, आपका मुद्दा क्या है, ये सॉफ्टवेयर कोलैबोरेशन के थ्रू डेवलप होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहनी चाहिए, उसमें कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। स्क्रम क्या है, ये एक स्क्रम एक एजाइल फ्रेमवर्क है जो मैनेज करता है और कंप्लीट करता है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को। अब इनको मैनेज और कंप्लीट किस तरीके से किया जाएगा, इनको स्मॉल मैनेजेबल टास्क में, जिनको हम स्प्रिंट्स के नाम से जानते हैं, उनको डिवाइड कर दिया जाता है, फिर पहले स्प्रिंट्स को फुलफिल किया जाता है, उससे ओवरऑल आपका स्क्रम फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डेवऑप्स। जो डेवऑप्स है ये वो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देव और जो आपके IT ऑपरेशन है उनको आपस में जोड़ के कोलैबोरेशन इंप्रूव करता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, सॉफ्टवेयर डिलीवरी एफिशिएंसी बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है बिग डाटा। देखो, जो बिग डाटा है बेसिकली ये लार्ज वॉल्यूम्स हैं, जो मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में आपका जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है जिसको आप इजीली प्रोसेस नहीं कर सकते ट्रेडिशनल डाटाबेसिस में और सॉफ्टवेयर टेक्निक्स में। यानी बेसिकली जब मोटा अमाउंट का या वॉल्यूम का स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ना, उसको बिग डाटा के थ्रू मैनेज किया जाता है। डाटा माइनिंग वो प्रोसेसेस हैं जिससे आप पैटर्न्स को डिस्कवर करते हो, रिलेशनशिप डिस्कवर करते हो, आपको इनसाइट्स मिलेंगे लार्ज डाटा सेट्स के रिगार्डिंग। अब ये चीज़ें कैसे होंगे, आपको स्टैटिस्टिकल और मशीन लर्निंग टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग एक डिलीवरी या कंप्यूटिंग सर्विसेज की, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप कंप्यूटिंग सर्विसेज देते हो, जैसे सर्वर, स्टोरेज, डाटाबेस और सॉफ्टवेयर। ये इंटरनेट के ऊपर होगा जिसमें आप ऑन द डिमांड एक्सेस या स्केलेबिलिटी आपको मिल जाएगी। वर्चुअलाइजेशन, इसमें आप वर्चुअल वर्जन्स क्रिएट करते हो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के, मतलब जैसे आपको पता ही है ना वर्चुअल ये चीजें होती हैं आजकल। मतलब वर्चुअल चीज क्या होती है, इन शॉर्ट पूरा ही वर्चुअली आपको रियल सिनेरियो को रिप्रेजेंट करती है। वर्चुअलाइजेशन में आप वर्चुअल वर्जन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के क्रिएट कर रहे हो, यानी वर्चुअल सर्वर्स होते हैं, वर्चुअल स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, यानी ये चीज़ अलाउ करते हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस मिल जाती है आपको एक सिंगल मशीन में हर चीज़ की। आगे आती है फायरवॉल। देखो, जो ये फायरवॉल है ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है जितना भी आपका इनकमिंग या आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है,
अब ये कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रीडिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स मेंशन्ड होते हैं। सो बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं जिनको डिजाइन किया गया, जो आपका नेटवर्क ट्रैफिक है जो दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में या जो यूजर कंप्यूटर्स के बीच में या इंटरनेट में हो रहा है उसको मॉनिटर करना और उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक ना एज अ बैरियर एक्ट करता है, ताकि आपको ये प्रोटेक्ट कर पाए अनऑथराइज्ड एक्सेस के अगेंस्ट मालवेयर वायरस ना आ सके या कोई भी आपको सिक्योरिटी थ्रेट को फेस ना करना पड़े। ठीक है, सो इन शॉर्ट जो ये फायरवॉल्स होती हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है डेडिकेटेड हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के थ्रू। ये एग्जामिन करेंगे जो भी आपका इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क पैकेट्स आ रही हैं, जो आपके प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स हैं उनको अप्लाई किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा कि इस चीज जो आपका ट्रैफिक जो आ रहा है उन रूल्स के बेसिस पे उसको अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। अब आ गया था मालवेयर। देखो मालवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसको डिजाइन किया गया आपका कंप्यूटर सिस्टम या डाटा को डिस्टर्ब करने के लिए, डैमेज करने के लिए या उसका अनऑथराइज एक्सेस लेने के लिए। अगर मैं आपको मालवेयर के एग्जांपल्स बताऊं, वायरसेस, वर्म्स हो गए, रैनसमवेयर या स्पाईवेयर, ये सारे एग्जांपल वायरसेस के हैं। यानी जो आपके कंप्यूटर वायरस में एक वर्म मैंने अभी नाम लिया ना, जो ये वर्म है ये एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर वायरस है जो कंप्यूटर सिस्टम को सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंफॉर्मेशन के साथ फिल कर देता है। मतलब उसने एक इंफॉर्मेशन उठा ली, वो उसको कॉपी पेस्ट करके पूरा कंप्यूटर भर देता है, जिससे सिस्टम क्लॉग हो जाएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा, इवन कई बार तो बंद भी हो जाता है। सो दूसरे वायरसेस जैसे अनलाइक अदर वायरसेस दैट रिक्वायर अ होस्ट फाइल टू अटैच टू वर्म्स राइट इंडिपेंडेंट। देखो जो वर्म्स होते हैं ना, इनको किसी होस्ट फाइल की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही अपने खुद ब खुद रेप्लिकेट करके अपने आप को स्प्रेड कर लेते हैं नेटवर्क्स और सिस्टम्स के थ्रू। अब जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इनको डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को वायरसेस से, मालवेयर और अदर मलिशियस प्रोग्राम से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब कुछ स्टेटमेंट आई थी एंटीवायरस के रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उनको स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले ये क्या थे, प्रॉब्लम फाइल्स या प्रोग्राम जिनको क्वारंटाइन किया जाता है वो कैन बी ऑटोमेटिकली रिमूव। देखो जब एंटीवायरस को पता चल जाता है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को क्यों तो पता चल जाता है कि कुछ फाइल्स और प्रोग्राम्स इन्फेक्टेड है, वो उनको क्वारंटाइन कर देता है, यानी वो उसको आइसोलेट कर देगा रेस्ट ऑफ फाइल से, उनका पूरा कनेक्शन दूसरी फाइल से कट हो जाए। फिर आप पे डिपेंड करता है आपने इन्फेक्टेड फाइल को रखना है या डिलीट करना है। दूसरा क्या है, चेक ऑल फाइल्स बिफोर बीइंग लोडेड और देखो जो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे जो आपके फाइल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको स्कैन करेंगे, देखेंगे उनमें कोई वायरस सिग्नेचर या सस्पिशियस बिहेवियर तो नहीं है। सो आप जब भी उनको कंप्यूटर में लोड करेंगे पहले चेक किया जाएगा उसमें किसी टाइप का वायरस तो नहीं है। आगे आता है यूजर डाटाबेस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क। अब जो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, ये के डाटाबेस को मेंटेन कर लेते हैं, जैसे जैसे इनको वायरसेस पता चल जाएंगे उनका ये डाटाबेस बनाते जाएंगे, नोन वायरसेस का, मालवेयर का और थ्रेड्स का। फिर यानी ये इस डाटाबेस को यूज करके आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कोई पोटेंशियल रिस्क तो नहीं आ रहा है जब ये रियल टाइम प्रोटेक्शन करते हैं या स्कैन्स करते हैं। नेक्स्ट वीपीएन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, वीपीएन आप पढ़ चुके हो। आगे आता है एसएसएल और टीएलएस। देखो एसएसएल मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर्स और टीएलएस मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब जो आपका एसएसएल और टीएलएस है ये ना क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स हैं जो एक सिक्योर कम्युनिकेशन एक नेटवर्क के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। इनको बेसिकली कॉमनली यूज किया जाता है वेबसाइट कनेक्शंस को सिक्योर करने के लिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को कंडक्ट करने के लिए और ईमेल कम्युनिकेशंस करने के लिए। फायरवॉल आगे आप एक बार देख लेना, मैं बता चुका हूं। आगे आता है एंटीवायरस। देखो एंटीवायरस ये भी मैं बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। बीइंग ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको डिजाइन किया गया डिटेक्ट, प्रिवेंट और रिमूव करने के लिए जो आपके मालिशियस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में आ रही है। यानी ये फाइल्स और प्रोग्राम्स को जिनको मालवेयर या सिग्नेचर्स के नाम से जानते हैं, जिनमें अगर कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर दिखता है ये उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, आगे होता है बैकअप। बैकअप में क्या होता है, आप कॉपी कर लेते हो डाटा और फाइल्स को क्रिएटेड को, ताकि आप उनको डाटा लॉस प्रिवेंट कर पाओ। अगर मान लो कोई आपके डाटा की एक्सीडेंटल डिलीशन होगी, हार्डवेयर फेलियर हो गया, कोई भी डिजास्टर होगा, उसमें आपका डाटा लॉस नहीं होगा अगर आपका डाटा बैकअप है। सो ये डाटा रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए बहुत इसेंशियल है। नेक्स्ट आता है डाटा इंक्रिप्शन। देखो डाटा इंक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डाटा को कन्वर्ट कर देते हो एक ऐसे फॉर्मेट में जो केवल असेस किया जाएगा और समझा जाएगा सिर्फ जिसके पास डिस्क्रिप्शन की होगी। यानी इंक्रिप्शन कर दोगे उसको, उसका फॉर्मेट इस तरीके से चेंज कर दोगे, अब वो डाटा उसी बंदे को समझ आएगा जिसके पास डिस्क्रिप्शन की है। यानी इससे एक तो डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है और जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसका अनऑथराइज एक्सेस से प्रिवेंशन हो जाती है। आगे आता है पैच। देखो ये जो पैच होता है ना, ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं जिनको डेवलपर्स रिलीज करते हैं ताकि वो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज जो हो रही हैं, जो बग्स आ रही हैं या न्यू फीचर्स आ रहे हैं उनको ऐड किया जा सके, उनको फिक्स किया जा सके। जब आप पैच को रेगुलरली अप्लाई करते हो, एक तो ये चीज सॉफ्टवेयर या सिस्टम को एक सिक्योर रखेगी और उसको अप टू डेट भी रखेगी। लास्ट आता है हमारा आज के सेशन का फिशिंग।
देखो जो फिशिंग है ये एक फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस है जहाँ पे जो अटैकर्स है ना वो इम्पर्सोनेट कर देते हैं लेजिटिमेट एंटिटीज को, जैसे बैंक्स कंपनीज को, ताकि वो यूजर्स को डिसीव कर सके कि वो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिवील कर दे। अब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में उनके पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सब कुछ हो सकती है। बेसिकली इनको डिसेप्टिव ईमेल्स और वेबसाइट के थ्रू किया जाता है। अगर सिंपल भाषा में बताऊं, जब जानबूझकर जो चोर होते हैं, जो आपके अनऑथराइज्ड बंदे हैं, वो अपने आप को बैंक या और एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम देके उनकी आईडी, फेक आईडी बना के उनके थ्रू आपको भेजें कि आपको ऐसा लगे कि आपको सच में बैंक कुछ डिटेल्स मांग रहा है। दैट इज कॉल्ड द फिशिंग, यानी बीइंग अ डिसेप्टिव टेक्निक। इसको बेसिकली साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं ताकि जो ये इंडिविजुअल्स को ट्रिक कर पाए कि वो अपनी रिलेटिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को दे, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स और पर्सनल डाटा। बेसिकली इसका तरीका यही है कि वो आपको ईमेल सेंड करते हैं जो ऐसे आपको दिखने में ऐसे लगेंगे कि वो एक लेजिटिमेट सोर्स यानी ओरिजिनल बैंक से या आपके ऑनलाइन सर्विस से आए हैं, बट उनका जो काम है यही है कि इंफॉर्मेशन को चुराना। ठीक है, सो बेसिकली एक टाइप का ऑनलाइन स्कैम है जिसमें अटैकर्स आपके इंडिविजुअल्स को डिसीव करके उनकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक आज का सेशन करते हैं हम वाइंड अप। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, क्विज भी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो दोनों चैनल्स को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको साथ साथ करवाए जा रहे हैं। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।